Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Assistant Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 14 है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ उसका यूनिट सेकंड का जो पार्ट ए है एंजाइम्स उसको पढ़ रहे थे और उसमें इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिसिस, उसकी प्रॉपर्टी लाइक नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी एंड रेगुलेशन, ये सब पढ़ चुके थे. और एंजाइम मैकेनिक्स और जो स्पेसिफिसिटी है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह एंजाइम पहले एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है और वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट लिख चले जाता है. एंजाइम हमारा जो था वापस जैसा था वैसा हमें वापस मिल जाता है विदाउट अल्ट्रेशन. तो एंजाइम की जो खासियत थी वो हमने डिस्कस की थी कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को तो बढ़ा देता है कई गुना, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है उस रिएक्शन का उसको डिस्टर्ब नहीं करता है. तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था, इक्विलिब्रियम था, वो मेंटेन रहता है. तो जितनी वो फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीडी करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीडी करता है. बट वो करता क्या है, उसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो ये है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. जबकि हमने देखा था कि टेम्परेचर से भी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो डिस्कस किया था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देने पर 2 से 3 गुना तक रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है. तो वहां होता है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ होता है कि जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, जो कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो बैरियर थोड़ा कम हो जाता है, तो इजीली सबस्ट्रेट उसको बाईपास कर जाता है. तो दोनों की जो फर्क है दोनों के मोड ऑफ ऑपरेशन में, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि नेट, जेआरएफ, इन सब के एग्जाम्स में, आरएस वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स. तो आज हम काइनेटिक्स को शुरू करेंगे. लेट मी शेयर द स्लाइड्स. ओके, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे. नाउ एंजाइम काइनेटिक्स. तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या है? बेसिकली काइनेटिक्स क्या होती है? काइनेटिक्स होती है कि किसी भी रिएक्शन की रेट को स्टडी करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट उसको स्टडी करना, ठीक है, और मैकेनिज्म उस रिएक्शन की इसको स्टडी करना. जिस एक ब्रांच में आता है ये सब, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं. तो सिंपली अगर कहें तो स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम काइनेटिक्स. 1913 में दो साइंटिस्ट थे, माइकलिस एंड मेंटिन. वो एक रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय एंजाइम इनवर्टीज. तब उन्होंने ये सब पोस्टुलेट्स दिए और उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसे हम माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं. इसमें उन्होंने एक कांस्टेंट भी डिराइव किया था, उस कांस्टेंट को हम माइकलिस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. तो ये मैं बार बार कई बार रिपीट कर चुका हूँ. एंजाइम जब पढ़ोगे तो माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है और माइकलिस कांस्टेंट का डेरिवेशन और उसकी उपयोगिता, उससे हम जो रिएक्शन को पहचान पाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टडी कर पाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि जब माइकलिस मेंटेन वो रिएक्शन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस किए. वो एजम्पशंस क्या किए वो हम एक एक कर पढ़ेंगे. तो सम एजम्पशंस वर मेड व्हेन दिस थ्योरी डिस्क्राइब्ड बाय देम. तो उन्होंने ये कहा कि ये ई एक एंजाइम है, जैसा हम ऊपर भी देख चुके हैं, एस सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के साथ मिलकर ईएस एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है. तो एंजाइम क्या है? जैसा मैंने पहले ही बताया, एंजाइम पे एक्टिव साइट्स है, वहां सबस्ट्रेट आ गया, उसने एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया. अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये वापस जाए और एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट जाए, जैसा कि हमने जो थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होते हैं, कुछ एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. जो उस देहली ऊर्जा को
पार कर जाते हैं वो तो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कोलिजन है, कुछ कोलिजन एक्टिव होती है, कुछ नहीं होती है, तो वो कोलिजन जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाए जिससे रिएक्टेंट, वो एक्टिव कोलिजन कहलाते हैं। इसी तरह इनको जुड़ा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, मैंने बता दिया। जो कॉम्प्लेक्स बना है, या तो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम में वापस टूट जाए, या फिर ये प्रोडक्ट और एंजाइम में टूट जाए। तो एंजाइम जैसा हमारा यहाँ था वैसा ही अनअल्टर्ड हमें बाद में प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है पर कंज्यूम नहीं होता है। ओके, तो क्या इसमें assumption से हम लिखे करके देखेंगे। सबसे पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज मच ग्रेटर देन द एंजाइम इन द सिस्टम। ऐसा माना गया कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो एंजाइम से काफी ज्यादा ली गई है। और ये जानते ही हम कि किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में हमें एंजाइम चाहिए होता है, जो उसके एंजाइम की एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये माना गया कि देयर इज ओनली वन सबस्ट्रेट। ये ऐसी रिएक्शन के लिए स्टडी किया जा रहा है जहां सिर्फ एक सबस्ट्रेट है और एक ही प्रोडक्ट है। ये कुछ इसमें assumptions किया गया या फिर इस पे कुछ लिमिटेशंस लगाई गई, जबकि माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस हम स्टडी कर रहे हैं। एक सबस्ट्रेट है और एक ही प्रोडक्ट है। ओके, इन दिस प्रोसेस एंजाइम फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विद द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो मैंने आपको बताया कि एक PSE कॉम्प्लेक्स बनता है और बाद में ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट एंड एंजाइम में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका assumption वो ये है कि द प्रोसेस प्रोसीड्स एसेंशियली टू कंप्लीशन। तो ये जो प्रोसेस शुरू होता है ये कंप्लीट होता है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, वापस ही जा रहा है, सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन इस एंजाइमेटिक रिएक्शन की होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इन सारी रिएक्शंस जो हो रही हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, इन सब में मिला जुला के क्या रेट ऑफ द रिएक्शन रहता है उस पे हमें देखना होगा। इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। ये हमने BSc थर्ड ईयर में पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन आती है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन आती है, ये स्टेप्स में होती है। और स्टेप्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई एक पाथ होता है वो स्लो होता है। और ये मंत्र है कि जो एक ब्रह्म मंत्र है कि स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। जो सबसे धीमा पद होगा वही उस अभिक्रिया की वेग को निर्धारित करता है। इन सब चीजों को मिलाकर इसका रेट ऑफ द रिएक्शन निकलता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका, द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इस कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, क्योंकि यही टूट के प्रोडक्ट में जा रहा है ना। अभी हम देखेंगे रेट कांस्टेंट जब लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट पे जो कंसंट्रेशन की टर्म आती है हम लिखते हैं ना dx/dt इज इक्वल टू k1 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ये डिपेंड करेगा कौन सी ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ये बाद में फिर डिस्कस होगा। तो यहाँ ये हम कह रहे हैं, ये assumption बनाया उन्होंने कि the rate of the decomposition of substrate, जितना ज्यादा डिकम्पोज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना, और उस पर रेट डिपेंड कर रही है। और in simple language here substrate and enzyme form a very weakly bonded complex that is ES, which ultimately hydrolyze and give enzyme free back, हमारा एंजाइम में वापस मिल जाएगा, and yield the प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो माइकलिस मेंटेन ने दी और उसके साथ उन्होंने ये assumptions जोड़े। अभी कंटिन्यू है। Now when we talk about kinetics of such reactions, जब हम इस तरह की रिएक्शंस की काइनेटिक्स की बात करते हैं, किस तरह की रिएक्शन, स्पेशल क्या है इसमें, जैसा मैंने बताया इसमें कई चीजें दिखाई दे रही हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस ES कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमें इस तरह की रिएक्शन, अगर हमें इस तरह की रिएक्शन, ये जो हो रही है रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट अगर निकालना पड़े, इसका वेग नियम से अगर हम निकालें जो रेट है, तो हमें क्या चाहिएगा, इस ES की कंसंट्रेशन चाहिएगा।
तो ये स्पेशल क्लास है क्योंकि ये क्या है, ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है ना, एक्टिवेटेड स्टेट है, कॉम्प्लेक्स है ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, एंजाइम नहीं है, ना सबस्ट्रेट है, ना प्रोडक्ट है, ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है, कुछ टाइम के लिए ही बनता है, हाइपोथेटिकल है, ये बन रहा है। इसकी कंसंट्रेशन टर्म निकालना ये कोई आसान चीज नहीं है ना, यही बात कही जा रही है। तो अगर हम नीचे देखें यहाँ पे, now when we talk about kinetics of such reaction which looks like a complex reaction as it is reversible and consecutive also, जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बना भी रहा है कॉम्प्लेक्स, वापस टूट भी रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट पे, साथ ही कंसेक्यूटिव रिएक्शन भी है क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो दो स्टेप हो गया ना, एक स्टेप ये, दो स्टेप ये, इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों इसमें इन्वॉल्व, तो बेहद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये हो गई है। So the difficulty arises when we need concentration of the EF, which is intermediate, जो मैंने आपको ऊपर कहा. So we need here steady state approximation for solving the kinetic problem of such reaction. तो मैं ये समझता हूँ कि आप MSc थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपने काइनेटिक्स के अंदर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बहुत ही सिंपल आपको बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के बारे में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जब इक्विलिब्रियम की बात करें हम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द, एक मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, दिस वन, फ्रॉम स्टेडी द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द इंटरमीडिएट dEs अपॉन dt इज 0 होता है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है इंटरमीडिएट का, वो चेंज टाइम के साथ में 0 होता है। कब? ओके, तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट होती है, जो ES बना है, उसका जो कंसंट्रेशन चेंज है विद टाइम, वो 0 होता है। इसका मतलब कि वो जैसे ही बनता है वैसे ही कंज्यूम हो जाता है, जैसे वो बना वैसे कंज्यूम हो गया, बहुत ही अनस्टेबल है। तो चेंज विद टाइम उसका कंसंट्रेशन इज 0, ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन माना जाता है, जिसको हम काम में लेंगे इसको सॉल्व करने में। ओके, नाउ हाँ, फॉर सच डिफिकल्टी माइकलिस एंड मेंटन who drive an equation where these immeasurable quantities were replaced by those which could be easily measured. ये हमारी एक रिएक्शन है जो कि माइकलिस मेंटन ने दी थी। इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन आपको मिल सकता है, पर मैंने जो यूज किया है वो सिंप्लीफिकेशन के यूज किया है, K1, K2 एंड K3। तो ये एंजाइम है E, S है सबस्ट्रेट, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, बाकी सब भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को देखिए। एक एंजाइम है E, सबस्ट्रेट है S, और वो मिलके बना रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक रिएक्शन हो गई और इसका रेट कांस्टेंट हो गया K1। दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें कि हमें एंजाइम सबस्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ES इस इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ एंजाइम है और जो E है वो बाकी बचा हुआ एंजाइम है। अगर आगे बात करेंगे, चलो अभी इसको छोड़ो, अभी यहाँ तक पहुंच गया ना। अब क्या हुआ, इस ES के पास दो ऑप्शंस हैं। ये जो ES बना है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, हाईली एनर्जेटिक है, तो ये टूट के या तो एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और इसके लिए रेट कांस्टेंट हो जाएगा K3 हमारा, या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है, ये ES वापस हमें दे दे एंजाइम हमारा वापस और सबस्ट्रेट वापस दे दे। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए तो रेट कांस्टेंट K3 है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है जिससे वापस हमें हमारा सबस्ट्रेट मिल रहा है उसके लिए रेट कांस्टेंट है K2। तो ये तीन चीज याद रखिए, K1, K2 एंड K3। ओके, these three rate constant of three different steps of the reaction can be combined in one constant and that is called Michaelis constant। ठीक है, तीनों कांस्टेंट जो है इनको एक कांस्टेंट में रखा गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, इनका रिलेशन बताया गया है और वही कहलाता है माइकलिस कांस्टेंट। इसको याद रखने की जरूरत है, दैट इज डिनोटेड बाय Km एंड इक्वल्स टू K2
इंटू K3 डिवाइडेड बाय K1। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है बता देता हूं आपको। K2 ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है, ये कंज्यूम हो रहा है किससे, K3 से और K2 से। तो जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको तो रखना है ऊपर, और जिनसे हमें वापस मिल रहा है हमारा एंजाइम उसको रखना है नीचे। क्लियर क्लियर। तो ES से EP और ES से ES, ये तो कॉम्प्लेक्स तोड़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स तोड़ने वाले वो तो रखे जाएंगे ऊपर, और कॉम्प्लेक्स बनाने वाले वो आएंगे नीचे। इस तरह याद रखिए। ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कौन, K1 बना रहा है, वो तो आगे नीचे, और तोड़ कौन रहा है, K3 और K2। हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, इसको K3 से तोड़ रहे हैं और K2 से तोड़ रहे हैं, वो आगे ऊपर, और K1 इसको बना रहा था, वो आगे नीचे। इस तरह से याद रखिए। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मैक्सवेल्स कांस्टेंट फर्स्ट। ओके, तो ये रिएक्शन है हमारे पास। रेट हम जानते हैं क्या होता है, dx अपॉन dt, है ना। तो कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट, है ना। तो ds अपॉन dt हमने क्यों लिखा, ये ds एक सबस्ट्रेट है, इसको de अपॉन dt भी कर सकते थे, है ना। ds अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dp अपॉन dt। ये हो गया। dp क्यों लिखा हमने, कौन सी रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो ये एक रिएक्शन है, इसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं, सब दर्शा सकते हैं। तीसरा हमने लिया K3ES, ये हो गया K3 और ये हो गया ES। तो रेट ऑफ द रिएक्शन दर्शाने के तीनों तरीके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, जिसपे हमने देखा K3ES, और ES क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो होती है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ES विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। जैसे ही वो बनता है वैसे ही वो खर्च हो जाता है। अब हम लिख देते हैं, हाँ, ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया है इस पे। तो ये DES अपॉन DT इज इक्वल टू 0, ये तो लगा दिया हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब हम इस इक्वेशन से देखेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास थी, इससे अगर हम देखें तो K1 concentration of E and concentration of S. This is K1 concentration of E, concentration of S, that is equal to minus K2ES, क्योंकि ये तो बना रहा है दोनों मिलके, ये तो रिएक्टेंट हो गए, है ना, और माइनस K2ES माइनस K3ES माइनस K2ES आ जाएगा, और माइनस K3ES आ जाएगा। इन दोनों में ये टूट रहा है ना। ऐसा क्यों आया, रेट ऑफ द रिएक्शन ध्यान है थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या है, इस ES की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये ES यहाँ पर हो गया एक रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट हमेशा लेते हैं नेगेटिव में, और प्रोडक्ट लेते हैं हमेशा पॉजिटिव में। क्लियर। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है E एंजाइम और S सबस्ट्रेट। यहाँ लिया पॉजिटिव में K1ES, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो ये लिया नेगेटिव में K3ES, है ना, और K2ES। क्लियर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी अभी। DS अपॉन DT अपन इसकी बात कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट बना है, इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, इसको हमने रीअरेंज किया सेकंड इक्वेशन को, तो ये K1ES ये पार्ट रह जाएगा इधर, और K2ES एंड K3ES ये दोनों आ जाएंगे दूसरी साइड में। ओके, ये जो K2ES है ये तो यही रह जाएगा, और ये दोनों इधर से ओके इस साइड आ जाएंगे सबको। ये हो जाएगा K1ES इज इक्वल टू K2ES प्लस K3ES। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नाउ जो ES की कंसंट्रेशन है, जो इंटरमीडिएट है, वो कंसंट्रेशन हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, इस ES को और इस ES को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा बाहर ES, अंदर आ जाएगा K2 प्लस K3। ओके, हो गया। तो ये दोनों बाहर आ गए, K2 प्लस K3, ES कॉमन हो गया, ठीक है। अब हम ES को ले लेंगे इस साइड में, तो ये रह जाएगा K1ES डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अगर हम यहाँ देखें, हमने डिफाइन किया है यहाँ पर E0, ये है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम,
जितनी भी कंसंट्रेशन एंजाइम की हम उस टाइम पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज ले रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ये एक बार हमने डाल दिया है ना, इतना हम यूज ले रहे हैं। एस टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ठीक है। ई एस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। तो अगर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ये थी, तो टोटल में से जो काम आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने में, दैट इज ई एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम कौन सी है, मैंने पहले भी आपको शो किया था, दिस वन। ये कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स हो गया, और E0 हमने मान लिया टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो अगर बात करें E0 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E प्लस ES, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन बची हुई है हमारी इस ES में जुड़ने के बाद, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, सिंपल है, सिंपल एज इट लुक्स। तो जो बची हुई कंसंट्रेशन है एंजाइम की E, दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस ES, ये भी सिंपल है। इसको हम पुट कर देंगे, जो E की वैल्यू हमने निकाली E0 माइनस ES, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 6 से इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ पर क्या है, ये E है, इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे E0 माइनस ES को, तो ये आ जाएगा ES इज इक्वल टू K1 S तो यही था, ये आ जाएगा E0 माइनस ES, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, अगेन डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। और आगे बढ़ते हैं। नाउ K2 ES प्लस K3 ES, ये कहां से आया, पहले इसको देखिए, ये K1 S है ना, इसको E0 से मल्टीप्लाई किया तो ये K1S E0 आ गया, माइनस K1S ES आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो K2 प्लस K3 था, इसको यहां से उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे ES के पास, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा K2ES प्लस K3ES, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। आप नीचे चलें, फिर हमने यहाँ पर ES को कॉमन लिया, ES कॉमन लिया, देन K2 प्लस K3 हो जाएगा, ES बाहर आ जाएगा। इस ES को कॉमन लेने के बाद इस ES को हम यहाँ से शिफ्ट करके इसके नीचे लाएंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा K2 प्लस K3 इज इक्वल टू K1 S E0 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ES आएगा ना, ES, ऐसे ही K1 S ES डिवाइडेड बाई ES। तो यहाँ तक क्योंकि पहले से ही ES प्रेजेंट है, वो कट जाएंगे आपस में, ये रह जाएगा K1 S E0 डिवाइडेड बाई ES माइनस, क्योंकि यहाँ पर ES पहले से था, तो ES इस कट जाएगा, तो हो जाएगा K1S, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट वन, K2 प्लस K3 प्लस K1S, इसको हम यहाँ से इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू K1 S E0 अपन ES, जैसा कि ऊपर से लिया है हमने। नाउ ES इज इक्वल टू, ये हमारे पास ES इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इसकी कंसंट्रेशन है, दैट इज इक्वल टू, ये निकालना है K1 S E0, ये S तक हो जाएगा, E वो S क्योंकि यहाँ से यहाँ है, तो ये सारी टर्म यहाँ से उठ के इधर आ जाएंगी, नीचे हो जाएगा K2 प्लस K3 प्लस K1 S, ये जो सारी टर्म थी इतनी लेफ्ट हैंड साइड की, वो K1 S E0 के नीचे आ जाएगी, और ES यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे K1 से, तो उससे ओवरऑल रिएक्शन को इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ES इज इक्वल टू S E0 अपॉन K2 प्लस K3 अपॉन K1, तो क्योंकि यहाँ देखिए ये है K1 S E0, इसको डिवाइड किया K1 से, तो यहाँ K1 से K1 कट क्या रह गया हमारे पास, सिंपली S E0। अब दूसरा पार्ट लो, ये है K2 प्लस K3, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता कि K2 जस्ट ब्रैकेट ब्रैकेट ओके, तो दिस इज K2 प्लस
K3 प्लस K1S। तो ये K2 प्लस K3 है, इसको भी डिवाइड करेंगे K1 से, तो यहाँ आ गया K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K1S जो पोर्शन था इसको भी डिवाइड करेंगे K1 से, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों K1 से डिवाइड किया है ना। तो यहाँ आ जाएगा ये S सिंपली। तो ये हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू S E0 अपॉन K2 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस S, ये 12th रिएक्शन थी। तो आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा था माइकलिस कांस्टेंट, उसमें क्या लिखा था कि दो है जहां पर कि ये कंज्यूम हो रहा है, K2 एंड K3। K2 में तो वो वापस चेंज होके रिएक्टेंट हमें दे रहा है, सबस्ट्रेट और एंजाइम, और K3 जहां प्रोडक्ट दे रहा है और एंजाइम दे रहा है। तो जहां कंज्यूम हो रहा है वो ऊपर है, और जहां पर यूज हो रहा है, जैसे E और S से मिलकर वो बन रहा है, जहां पर वो बन रहा है वो है K1। तो जो कंज्यूम हो रहा है K2 प्लस K3 अपॉन K1, इसको हम कहते हैं Km और माइकलिस कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया ES इज इक्वल टू S0 अपॉन Km प्लस S। आज हम यही तक करेंगे, बाकी वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन जो होता है सबस्ट्रेट का, उसको लगा के कंडीशंस लगाएंगे और पता करेंगे कि कैसे बिहेव करती है एंजाइम रिएक्शन डिफरेंट सबस्ट्रेट कंडीशंस में, उसके ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा और बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।